लता सुबह सुबह अपनी छोटी बहू पूजा को सुना रही होती है। जब तुझे काम करना नहीं आता तो तू काम करती ही क्यों है? हर वक्त काम खराब करने पर रहती है। अरे खाने में इतना नमक कौन डालता है? तुझसे अच्छा खाना तो बड़ी बहू बना लेती है। माँ जी, मैंने तो कहा ही था कि मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन पूजा कहने लगी कि नहीं, मैं खाना बनाऊंगी। और देखिए खाने में कितना नमक डाल दिया है इसने। तभी तो इस गवार को कहती हूँ कि किचन में मत जाया कर, बाकी का काम किया कर। उन कामों में भी ये दिक्कत करने लगी है। इसे तो जी करता है घर से निकाल दूं, लेकिन मैं रमेश की वजह से चुप हो जाती हूँ। पूजा गांव की थी और उसे शहर आकर घर के कामकाज करने में बहुत कठिनाइयां हो रही थी और इन कठिनाइयों को उसकी सास और जेठानी और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। अगर कोई काम गलत हो जाता तो पूजा की जेठानी काजल और उसकी सास लता उसे सुनाने में लग जाया करती थी। एक रोज देर शाम पूजा झाड़ू लगा रही होती है, तभी लता की नजर एक छोटे से कागज के टुकड़े पर पड़ती है। अरे ये कागज क्या मैं उठाऊं? चल इसे उठाकर बाहर फेंक। ठीक से झाड़ू लगाना भी नहीं आता, बस पूरे दिन खाती है और पड़ी रहती है। माँ जी, आप मुझे ऐसे मत बोलिए, मैं घर का सारा काम करती हूँ और ये कागज मैंने नहीं देखा। हाँ हाँ, अब तो तू मुझसे जवान भी लगाने लगी है। माँ जी, मैं सिर्फ बता रही हूँ और कुछ नहीं। पूजा और लता की आवाज सुनकर काजल भी अपने कमरे से आती है और पूजा को सुनाने लगती है। पूजा चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। तभी रमेश घर पर आता है और अपनी माँ और भाभी की बातें सुनकर रमेश अपनी माँ से बोलता है। क्या बात है माँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको दो नहीं एक ही बेटा है। क्या हुआ? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अभी तेरी बहू को बता रही थी कि काम धंधा कैसे होता है। ऐसा है तो आप उसे बता नहीं रहे थे, बल्कि उसे सुना रहे थे। मैंने कई बार सुना है कि आप सिर्फ पूजा को डांटते रहते हो और गांव की बहू लाने का फैसला तो आपका था। अब गांव की बहू आ गई है, उससे काम करने में दिक्कत आती है, तो आपको बताना चाहिए था ना, उसे सुनाना नहीं चाहिए था। क्या बात है? अब तू भी अपनी पत्नी के राग में राग लगाने लगा। हाँ हाँ देवर जी, क्या बात है, पत्नी नहीं आई कि अपनी माँ और भाभी को भूल ही गए हैं और उन्हें ही गलत बना रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। अच्छा, तो अब तू अपनी माँ को गलत बनाकर अपनी पत्नी को सही बोल रहा है। अगर ऐसा है तो ये घर मेरा है। तुम दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जा सकते हो तुम लोग। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम लोग कहाँ जाएंगे? आप इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें अपने घर में रखूं। और जब तुम दोनों इस घर से बाहर जाओगे और बाहर की दुनिया देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा, जो 2 वक्त की रोटी तुम दोनों को खाने को मिल रही है ना, वो कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अगर खुशी से 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। चलो पूजा, अपना सामान बांध लो, हम चलते हैं। इतना कहने के बाद रमेश और पूजा घर से निकल पड़ते हैं। रमेश के पास कुछ पैसे थे। उन पैसों से वह किराए पर एक कमरा ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ रहने का फैसला करता है। रमेश तो कमा रहा था, लेकिन उन पैसों से घर चला पाना तो बड़ा ही मुश्किल था। इसीलिए अब पूजा भी सोचती है कि वो भी अपने पति के साथ मिलकर कमाई करेगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह काम करे तो कौन सा करे जिससे उसका घर भी चले और किसी को दिक्कत भी ना हो। मैं बाहर कोई काम नहीं कर सकती, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और मुझे ऐसा वैसा कुछ आता भी नहीं है जिससे मुझे आसानी से नौकरी मिल जाए। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, आइडिया, ऐसा करती हूँ, छोले भटूरे की दुकान लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे खाना तो अच्छे से बनाना आता है। अब पूजा अपने पति से पूछकर छोले भटूरे की दुकान लगा लेती है। दुकान लगाने के लिए पूजा अपने गहने बेच देती है। पहले दिन तो दुकान पर मंदा काम चलता है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को छोले भटूरे का स्वाद पता चलता है तो हर कोई वहाँ छोले भटूरे खाने पहुँचने लगता है। गर्मा गर्म छोले भटूरे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। गर्मा गर्म छोले भटूरे, सिर्फ 20 रुपए प्लेट।
अरे बहन जी, क्या स्वाद है तुम्हारे हाथों के छोले भटूरे में। पहले मैं उस तरफ वाले छोले भटूरे खाया करती थी, लेकिन एक तो वो 40 रुपए प्लेट देता है और इतने बेकार छोले भटूरे होते हैं कि खाकर बस पछतावा ही होता है। शुक्रिया बहन जी मेरे छोले भटूरों की तारीफ करने के लिए। मैं सस्ता इसलिए बेचती हूँ ताकि गरीब और भूखे लोगों को खाने को मिल जाए, और वो जिनके पास पैसे नहीं होते उनका भी पेट भरने से मैं मना नहीं करती हूँ। पूजा अब अपने छोले भटूरे की दुकान से अच्छा खासा कमाने लगी थी। एक रोज रमेश अपनी पत्नी पूजा से कहता है, जब से तुम काम करने लगी हो तब से तो घर की जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो गया है, वरना आज यह लाना है कल वह खत्म हो गया। बहुत चिंता होती थी। सचमुच तुमने एक जिम्मेदार पत्नी होने का फर्ज निभाया है। और आपने भी एक जिम्मेदार पति होने का फर्ज निभाया है और हमेशा मेरा ध्यान रखा है, मुझे सपोर्ट किया है, और मुझे क्या ही चाहिए। मुझे दुख तो इस बात का होता है कि मेरे घर में मेरे अपने ही नहीं रहे। उन्होंने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं। सिर्फ मेरे पैसों के लिए उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। देखिए इतना मत सोचिए, सब अच्छा होगा। देखिए अगर हम अपने घर से अलग नहीं होते इतना कमा भी नहीं पाते शायद, और मैं कहीं बाहर भी नहीं निकल पाती। रमेश और पूजा खुश थे और खुशी खुशी कमा रहे थे। एक रोज पूजा छोले भटूरे की दुकान पर ग्राहकों को छोले भटूरे दे रही होती है। तभी वहाँ फटी पुरानी साड़ी पहने एक औरत आती है और पूजा से कहती है, बेटा जरा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखी हूँ। काकी 2 मिनट रुकिए, मैं ग्राहकों को देने के बाद आपको खाने को देती हूँ। पूजा पीछे मुड़कर जैसे ही उस फटेहाल औरत को देखती है तो वह और कोई नहीं बल्कि पूजा की सास थी, जो इतने सारे ग्राहकों में छोले भटूरे लेने के लिए खड़ी थी। अब जैसे ही पूजा उस बूढ़ी अम्मा को छोले भटूरे देने जाती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। माँ जी आप यहाँ? बहू तुम यहाँ? इसका मतलब ये छोले भटूरे की दुकान तुम्हारी है? माँ जी आप यहाँ? आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? मुझे मेरी बड़ी बहू और बेटे ने घर से निकाल दिया। तुम दोनों के जाने के बाद मेरी बड़ी बहू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं गलत थी। जिस तरह मैंने तुम दोनों को घर से बेघर किया, उसी तरह मेरे बड़े बेटे बहू ने मुझे घर से बेघर कर दिया। माँ जी मुझे आपको इस हाल में देखकर अच्छा नहीं लग रहा। आप पहले तो ये खा लीजिए, फिर घर चलिए। मैं आपको अपने कपड़े दे दूंगी, और हाँ अब से आप हमारे साथ रहोगी। लता इतना सुनने के बाद रोने लगती है और अपनी बहू के गले लग जाती है। अब पूजा अपनी सास को लेकर घर जाती है। वहाँ जाने के बाद रमेश घर आता है तो अपनी माँ को देखकर बड़ा खुश हो जाता है और अपनी माँ के गले लग अपनी माँ से बोलता है, आखिर आपको मेरी याद आ ही गई ना आप मुझसे मिलने। माँ जी को आज मैंने फटे पुराने कपड़ों में देखा। वो मेरी दुकान के बाहर छोले भटूरे मांगने आई थी। उन्हें भैया भाभी ने घर से निकाल दिया। उसके बाद वो इस तरह भटक रही हैं। इनके फटे पुराने कपड़े देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या भैया और भाभी ने माँ को घर से निकाल दिया? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। माँ आप कितने दिन बाहर रहें और कैसे? करीब 10 दिन हो गए मुझे इधर उधर भटकते हुए। कोई कुछ देता था तो खा लेती थी, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली तो मुझे बहू से मिला दिया और बहू मुझे तुरंत यहाँ ले आई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुम दोनों को घर से निकाला था। कोई बात नहीं माँ, आपने हमें गुस्से में घर से निकाला, लेकिन अगर आप हमें घर से नहीं निकालती तो शायद हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, और आज के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे साथ रहेंगी। इतना कहने के बाद रमेश अपनी माँ को फिर से गले लगा लेता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। माला को अपने बेटे कार्तिक की शादी का बहुत शौक था, लेकिन कार्तिक ज्योति नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। 3 साल से वो लोग रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके पिता दोनों की शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि ज्योति काफी अमीर थी और अच्छी पढ़ी लिखी थी, लेकिन कार्तिक कोई काम नहीं करता था, बस दोस्तों के साथ घूमता रहता था। एक दिन ज्योति उसे फोन करती है और बोलती है, कहाँ हो तुम? कितनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरा फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। बेबी तुम ना मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करना,
अभी वैसे मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ तो थोड़ा बिजी हूँ। दोस्तों के साथ घूमने के सिवा तुम्हारी जिंदगी में और कौन सा काम है जिसमें तुम बिजी रहोगे? चुपचाप मेरे घर के पास वाले कैफे में आओ, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अभी के अभी। अब बेबी थोड़ी देर में आऊंगा तो चलेगा क्या? अभी कुछ देर पहले ही तो अपने दोस्तों से मिला हूँ। उनको भी थोड़ा टाइम देना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ये भी तो जरूरी है ना। और ऊपर से आज तो मेरे दोस्त अविनाश का बर्थडे है। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने तुमसे कहा कि अभी के अभी मेरे पास आओ, मतलब आओ। तुम्हारे दोस्त कौन से बहुत अच्छे हैं, उनके साथ रहते रहते तुम और बिगड़ गए हो। अरे बेबी ऐसा मत बोलो, ये जैसे भी हैं, लीचर है, घटिया है, मक्कार है, कुत्ते हैं, कमीने हैं, लेकिन जैसे भी है मेरे दोस्त है। प्लीज इज्जत तो करो इनकी। इज्जत की बात तुम कर रहे हो? तुम्हारी इज्जत है क्या? चुपचाप से 15 मिनट के अंदर अंदर मेरे घर के बगल वाली कॉफी शॉप में नहीं पहुँचे तो दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नहीं ऐसा मत बोलो, मैं अभी 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कार्तिक इतना कहकर फोन रख देता है और अपने दोस्तों को छोड़कर ज्योति से मिलने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही वो ज्योति की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और बोलता है, बेबी तुम ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। मैं कह रहा था ना कि मैं आ रहा हूँ, देखो आ गया। यहाँ आकर तुमने कौन सा मेरे ऊपर एहसान कर दिया है? मैंने तुम्हें ये कहने के लिए बुलाया था कि मेरे पापा हम दोनों के रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं। मैंने उनको बहुत मनाने की कोशिश की है, तब जाके उन्होंने तुम्हें एक मौका दिया है। मौका? कैसा मौका? मैं समझा नहीं। देखो, मैंने अपने पापा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मेरी सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने हमारी शादी के लिए एक शर्त रखी है कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी करनी होगी, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि आगे चलकर तुम मुझे खुश रखोगे। तभी वो हम दोनों की शादी के बारे में सोचेंगे। अरे तुम पागल हो क्या? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा खुद का बहुत बड़ा बिजनेस हो, और तुम चाहती हो मैं 40-50 हजार की नौकरी करूँ? मेरे पापा इस शहर के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। उसके बाद भी उन्होंने तुम्हारे सामने सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखी है। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए एक छोटी सी शर्त भी पूरी नहीं कर सकते क्या? मुझे यकीन है कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, बस तुम एक बार दिल लगाकर मेहनत तो करो। यार एक बात बताऊं, तुम्हें भी ना मेरी बात ना समझ में नहीं आ रही लगता है। तुम क्या सोचती हो कि मैं बाकी लोगों की तरह नौकरी ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं पा रही है? ओ पागल सी, मैं अभी चाहूंगा ना अभी 10 नौकरी आ जाएगी मेरे सामने, लेकिन मैं नौकरी ढूंढ नहीं रहा क्योंकि मुझे तो बिजनेस करना है। मैं तुम्हें कोई बिजनेस करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी पापा ने हमारी शादी के लिए जो शर्त रखी है, कुछ दिन नौकरी करके क्या तुम उसे पूरा नहीं कर सकते? एक बाप होने के नाते वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, और अगर तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो तो मुझे भूल जाओ। मुझे वो जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी कर लूंगी, बाकी मर्जी तुम्हारी है। बाय। ज्योति इतना कहकर अपने घर चली जाती है। दिन यूं ही बीतते हैं, लेकिन ज्योति की इतना समझाने के बाद भी कार्तिक पर उसका कोई असर नहीं होता और वो नौकरी ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। एक दिन उसकी माँ माला एक लड़की का रिश्ता लेकर उसके पास आती है और बोलती है, बेटा मुझे लड़की बहुत पसंद है, तू इस लड़की के साथ शादी कर ले। इस लड़की के साथ शादी करने पर तेरा ही फायदा है। उसका बाप बहुत अच्छा खासा पैसे वाला है, तो तेरे बिजनेस करने में तुझे मदद भी कर सकता है। क्या आप सच कह रही हो माँ? इसका बाप बहुत सारे पैसे देगा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल देगा बेटा, क्योंकि ये अपने बाप की इकलौती बेटी है। शादी के बाद सब कुछ तेरा ही हो जाएगा। माँ वो सब तो ठीक है, लड़की की फोटो है क्या आपके पास? है तो दिखा दीजिए, मैं भी तो देखूं जिससे आप शादी करवाना चाहती हो वो कैसी दिखती है। वैसे भी वो ज्योति है ना, उसका बाप तो मानेगा नहीं, और ज्योति जब देखो तब शादी नहीं करूंगी, शादी किसी और से कर लूंगी, इस बात की धमकी देती है। तो करने दो उसे कहीं और। तो फिर मैं लड़की के पिता से शादी की बात कर लूँ ना? तेरा फैसला तो नहीं बदलेगा ना? हाँ माँ, पूछ कह रही हो, शादी की बात ना कर दो। वैसे भी मैं कौन सा पीछे हटूंगा, जब मेरा फायदा हो रहा है तो पीछे हट के क्या फायदा। अपने बेटे की बात मानकर माला अपनी दिखी हुई लड़की के साथ अपने बेटे कार्तिक की शादी तय करवा देती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और कार्तिक दूल्हा बनकर लड़की के द्वार पर बारात लेकर पहुंच जाता है। चारों तरफ आतिशबाजी हो रही थी, मेहमानों से पूरा द्वार भरा होता है और कार्तिक शादी के मंडप पर खड़ा लड़की का इंतजार कर रहा होता है। तभी लड़की उसके सामने आती है और उसे देखकर कार्तिक हैरान हो जाता है, क्योंकि वो दिखने में बहुत काली थी, जिसे देखकर वो अपने बगल में खड़ी अपनी माँ से बोलता है, माँ, ओ मेरी माँ, कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो मुझसे आप? अरे मैं आपका ही लड़का हूँ या किसी मंदिर से उठा के लाई हो? ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा तू?
तूने ही तो कहा था कि तू मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी कर लेगा। हाँ, कहा था मैंने, क्योंकि मुझे आपकी पसंद पे ना नाज था। लेकिन कहाँ मैं इतना सुंदर और कहाँ ये काली करूठी। अरे दूर दूर तक ना हमारा कोई मेल नहीं है। ये लड़की से शादी मैं नहीं करूंगा। तेरा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। अगर तू शादी नहीं करेगा तो हमारी और उस लड़की की बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे माँ, बदनामी के डर से मैं अपनी जिंदगी खराब थोड़ी करूंगा। इस काली करोटी लड़की से शादी करके इसके बाप की दौलत लेकर बिजनेस शुरू करने से अच्छा है मैं ज्योति के पिता की शर्त मान लूं और नौकरी करूं यार। कम से कम बिजनेस ना सही लेकिन सुंदर बीवी तो मिलेगी। अरे ये तो इतनी काली है ना कि रात को ना दिखती भी नहीं होगी। और आप कह रही हो कि इसे शादी कर लूं मैं? ये चीज तुझे पहले सोचनी चाहिए थी ना बेटा। अब तुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। माँ ऐसा मत बोलो, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रह लूंगा, मुझे मंजूर है। बिजनेस भी नहीं करूंगा, नौकरी करूंगा। माँ मैं ऐसे शादी नहीं करूंगा। माँ मेरे साथ ऐसा मत करो। जैसे जैसे वो लड़की कार्तिक के पास दुल्हन की ड्रेस में उसके करीब आ रही थी, कार्तिक की मानो सांसें ही थम रही थी और वह अचानक से मंडप में ही बेहोश हो जाता है। लोग उसे उठाकर एक कमरे में लेकर जाते हैं और लेटा देते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि कमरे में कोई नहीं है। तभी वो उठकर बैठता है और अपने आप से बोलता है, शादी के लिए हाँ कटकर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। एक तरफ ज्योति है जिसको मैंने धोखा दे दिया और दूसरी तरफ ये है जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी है। माँ आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं यहाँ से जाऊंगा भी तो ज्योति के पास कौन सा मुंह लेके जाऊंगा? वैसे मुंह तो एक ही है, लेकर तो यही जाना होगा। कार्तिक अपने कमरे में अकेला बैठा था, ये सब सोच ही रहा होता है। तभी ज्योति का फोन आ जाता है और वो बताती है कि उसने अपने पिताजी को शादी के लिए बिना किसी शर्त के मना लिया है। साथ ही शादी के बाद वो अपना सब कुछ उसके नाम कर देंगे। इसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। इतना सुनते ही कार्तिक मौका देखकर कार्तिक अपनी ये बारात और शादी से भाग जाता है। तभी उसकी माँ कमरे में जाती है और उसे कमरे में ना देखकर सोचती है, हे भगवान, ये लड़का अपने कमरे में नहीं है। इसका मतलब पक्का ये अपनी बारात से भाग गया। अब मैं बाहर लड़की वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी कि दूल्हा भाग गया। एक तरफ बारात से दूल्हा भागने के कारण माला को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कार्तिक ज्योति के पास पहुंचता है तो ज्योति उसे दूल्हे की ड्रेस में देखकर हैरान हो जाती है और कार्तिक जब उसे सब कुछ सच सच बताता है तो ज्योति उसे जोरदार थप्पड़ मारकर उससे शादी करने के लिए मना कर देती है और हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। इस तरह से बारात से भागा हुआ दूल्हा ना इधर का रह जाता है और ना ही उधर का। डॉक्टर सविता को उसके बच्चे के मरे हुए पैदा होने की खबर देते हैं। ये सुनकर सविता बुरी तरीके से टूट जाती है और रोते हुए बोलती है, क्यों भगवान, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे जीवन से माँ बनने का सुख क्यों ले लिया आपने? क्यों मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया भगवान? अंकिता एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। अंकिता 5 साल की थी जब उसे सविता ने अनाथालय से गोद लिया था। सविता की खुद की कोई संतान नहीं थी, साथ ही उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब अंकिता ही उसकी सब कुछ बन गई थी। एक दिन अंकिता सविता से कहती है, माँ आप मेरी नकली माँ है। मेरी खुद का तो मुझसे कभी लगाव नहीं था, शायद इसलिए मुझे अनाथालय में छोड़ दिया। पर आपने मुझे अपनी सगी माँ, मेरी माँ से भी बढ़कर मुझे प्यार दिया। मैं क्या हूँ? मेरी माँ का क्या नाम था? मैं किसका खून हूँ? कुछ नहीं पता। बस निशानी के नाम पर मेरे गले में ये एक लॉकेट है। बेटा ये तू क्या कह रही है? मेरा जो है तू है, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। और अब तो तेरी शादी का वक्त आ गया है। अब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा क्या? बेटा ये तो प्रकृति का नियम है, हर बेटी को अपनी माँ का घर छोड़कर जाना ही होता है। ऐसे ही सविता अंकिता को समझाती है। वक्त गुजर जाता है। सविता अंकिता के लिए अच्छे लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है। काफी जांच पड़ताल के बाद सविता को अंकिता के लिए अर्जुन नाम का एक लड़का पसंद आता है। अर्जुन भी अनाथ था। अर्जुन के माता पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, जिसके बाद अपना फैमिली बिजनेस अर्जुन ने अकेले ही संभाला था। ऐसे ही मंदिर में सविता अंकिता और अर्जुन की शादी करवाती है। इसके बाद दोनों सविता का आशीर्वाद लेते हैं और सविता बोलती है, खुश रहो मेरे बच्चों, भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। अब तो बस मेरे जीवन में बस सुख ही सुख होगा, क्योंकि अब मुझे अपनी पत्नी के साथ साथ एक माँ का भी प्यार मिलेगा। क्यों नहीं बेटा, कभी ये मत समझना कि तुम मेरे दामाद हो
मेरे लिए तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। मैं जितना प्यार अपनी अंकिता से करती हूँ उतना ही तुमसे भी करती हूँ। ऐसे ही सब लोग घर पर आ जाते हैं, लेकिन अंकिता की शादी के बाद सविता अकेली रह जाती है। इसलिए अर्जुन अपनी सास को भी अंकिता के साथ अपने घर ले आता है। अब तीनों माँ बेटी और दामाद एक ही घर में रहा करते। ऐसे ही एक सुबह सविता सबके लिए नाश्ता बनाती है और सभी को आवाज देती है, अंकिता, अर्जुन, जल्दी से आ जाओ, नाश्ता रेडी है। अरे वाह माँ, नाश्ते में इतना कुछ, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ, माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती है, चक्कर देखो तुम। अब बोलते ही रहोगे क्या? जल्दी बैठो, मैं दोनों को खाना परोस देती हूँ। सविता जल्दी से दोनों को ब्रेकफास्ट करवा देती है। सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, तभी सविता ने कुछ सोचा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर अर्जुन बोलता है, माँ क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही हो? बेटा, मैं चाहे तुम दोनों को कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन हमेशा ये लोग मुझे अर्जुन की नकली सास ही कहेंगे। चाहे मुझे तू कितना भी प्यार कर ले, लेकिन मुझे वो ताना देंगे ही। माँ आप लोगों की चिंता क्यों करती हो? अरे ये असली नकली जैसा कुछ भी नहीं होता माँ, बस प्यार ही सब कुछ होता है। आप हमसे प्यार करती हो और हम आपसे प्यार करते हैं। आप हमारी माँ हो और हम आपके बच्चे, बस और क्या ही चाहिए। सही कह रहे हैं अर्जुन। और वैसे भी आप तो कहती हैं कि जन्म देने वाले से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। तो यूँ समझ लीजिए हमारा सब कुछ है, हमारी माता, हमारे पिता भी, और हमारा जग संसार सब आप हो माँ। अपने दामाद और बेटी की बातें सुनकर सविता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वक्त गुजरता चला जा रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसी एक दिन अंकिता की थोड़ी तबीयत खराब होती है और सविता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब पता चलता है कि अंकिता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही सविता खुशी से झूम उठती है और अंकिता का माथा चूमते हुए बोलती है, बेटा, अब तुझे अपना जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अब तू अकेली नहीं है। तेरे अंदर भी एक नन्ही सी जान है, उसका भी तुझे बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? माँ, जब आप मेरे साथ हैं तो चिंता फिर किस बात की है। शाम को जैसे ही अर्जुन घर पर आता है, तभी सविता उसे अंकिता के प्रेग्नेंट होने की गुड न्यूज देती है, जिसे सुनकर अर्जुन खुशी से फूला नहीं समाता और बोलता है, अंकिता, आज तुमने ना मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अंकिता अपनी माँ सविता से कहती है, माँ, ये जो मेरे गले में लॉकेट है ना, इसका धागा बहुत छोटा हो गया है और मुझे ना बहुत प्रेगनेंसी की वजह से घबराहट होती है। आप एक काम करो ना, इसे मेरे गले से निकाल दो। अंकिता के कहने पर सविता उसके गले से वो लॉकेट निकाल देती है, जिसे देखकर सविता बोलती है, बेटा, ये तेरे गले में बचपन से है। जब मैं तुझे अनाथालय से लाई थी, तब से ये तेरे गले में ही है। तूने कभी इसे खोल कर नहीं देखा। खोलकर? आपके कहने का क्या मतलब है माँ? बेटा, ये देख, ये लॉकेट खुलता है ऐसे। जैसे ही वो सविता लॉकेट खोलती है तो उसमें उसके पति की तस्वीर होती है, जिसे देखकर सविता हैरान रह जाती है। दोनों माँ बेटी को समझ नहीं आता कि आखिर अंकिता के गले में लॉकेट में सविता के पति की तस्वीर कैसे आई। शाम को जब अर्जुन घर आता है तो अंकिता और सविता उसे लॉकेट वाली बात बताती है, जिस पर अर्जुन बोलता है, माँ, इस बात की गुत्थी तो अब अनाथ आश्रम में ही जाके सुलझेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ पता करता हूँ। अगले दिन अर्जुन सविता अंकिता को लेकर उसी अनाथालय में जाता है जहाँ से सविता ने अंकिता को गोद लिया था। वहाँ जाकर अर्जुन लॉकेट की जांच पड़ताल करने लगता है और पता चलता है कि अंकिता केवल 1 महीने की थी, तब उसे अनाथालय में कोई एक नर्स छोड़ गई थी। इस बात को सुनकर सविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन अपनी जान पहचान से उस नर्स का पता लगाते हैं और उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं, जिसके बाद वो नर्स बोलती है, सविता जी, उस रात आपका बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। आपने तो एक बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया था, पर आपका पति नहीं चाहता था कि आपको बेटी मिले। उस रात आपके पति ने मुझे बहुत रकम दी थी। उन्होंने उस बच्ची को मेरे हाथों में देते हुए कहा था, मेरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है, अरे हमारा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा। मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए, इसको तू रख और मैं तुझे बहुत से पैसे दूंगा। बस तू एक मरी हुई बच्ची लाकर मेरी पत्नी को देकर कहती हो कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। उसके बाद तू जो चाहे इस बच्ची का कर, चाहे इसको मार दे, चाहे बेच दे, चाहे कुछ भी कर, मुझे उससे मतलब नहीं है। बस ये बच्ची मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आनी चाहिए। उस आदमी ने इस नन्ही बच्ची को मेरी गोद में रख दिया। मैंने उस रात ही अस्पताल छोड़ दिया
और उसकी डॉक्यूमेंट फाइल भी मैं अपने साथ ले आई, जिसमें उसके पिता की तस्वीर थी। उसी से मैंने ये लॉकेट बनाकर इसके गले में डाल दिया था और इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आई। कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि वो आदमी भी चल बसा है। उसे उस बुरे काम का फल मिल गया था, पर तब से लेकर आज तक मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। ये सारी बातें जानने के बाद सविता और अंकिता और अर्जुन तीनों ही हैरान रह जाते हैं। अर्जुन बेटा, तू ना होता तो आज मुझे कभी नहीं पता चलता। जिस बेटी को मैं इतने सालों से पाल रही हूँ वो मेरी खुद की बेटी है। तू मेरा अपना दामाद है। मैं तेरी नकली सास नहीं हूँ, बल्कि मैं तेरी असली सास हूँ। हाँ माँ, आप मेरी असली सास हो और अंकिता की असली माँ। हमें ना माँ का प्यार सही मायनों में मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ माँ। अब तो हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अतीत की सच्चाई भी सामने आ चुकी है और हमारे घर बच्चा भी आने वाला है। माँ सच में मैं बहुत खुश हूँ। जिसका मैं हमेशा से सपना देखती थी वो पूरा हो गया। आखिरकार मुझे मेरी माँ मिल ही गई। ऐसे ही सभी लोग खुशी खुशी घर लौट आते हैं। अंकिता की प्रेगनेंसी का 8वां महीना आता है और सविता अपनी बेटी की गोद भराई की रस्म रखती है, जहाँ पर वो अपने सभी जानने वालों को बुलाती है। सभी लोग उस गोद भराई की रस्म में आते हैं और अंकिता को बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। तभी एक पड़ोसन बोलती है, इन दोनों के खुद के माता पिता को तो कुछ पता नहीं है और इस औरत ने माँ बन के इन दोनों की शादी कर दी और अभी इन्हीं के साथ रह रही है। इन्हीं के पैसों पर मौज ले रही है। अपनी नकली सास को ये असली दामाद उठाकर घर ले आया। उस औरत की बात सुनकर अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलता है, आंटी जी, आपसे एक बात पूछता हूँ, ये असली नकली का फर्क करने वाली आप होती कौन हो? क्या आप कोई बहुत बड़ी अफसर हो जिसको इस बात का ठेका दिया गया है कि कौन असली है कौन नकली है वो इसका पता करे और सबको बताए? और ये मेरी असली सास है नकली सास है, उससे आपको क्या मतलब? आंटी जी, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये, आप हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए और साथ मिलकर ना खुशियाँ मनाइए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने मेरी सास के बारे में एक भी लफ्ज बोला तो मैं ना आपकी जो इज्जत है ना उसका कचरा कर दूंगा। फिर आप इस घर से क्या इस मोहल्ले से बाहर निकल जाएंगी। इतना बोलकर अर्जुन उस पड़ोसन को वहाँ से भगा देता है। 9 महीने बाद अंकिता के यहाँ पर एक सुंदर सी बेटी का जन्म होता है और जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।